अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। आज हम 3 हफ्ते के बाद पूल आए हैं। मैं और फैसल ठंडे पानी में है और मैं जकूज़ी में आ गया हूं क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूं। सर्दी की लहर रही 2 हफ्ते, तो इस वजह से हम पूल में नहीं आए। अभी गर्मी है आज, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि बूढ़ा आदमी हूं इसलिए मैं थोड़ा गर्म पानी बेहतर महसूस करता हूं उसमें रहना। पाकिस्तान में भी सियासी गर्मी जो है वो बड़े ज़ोरों पर है। मरीम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी कि नवाज शरीफ साहब कर्ज, महंगाई और माशी बदहाली से आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे, दोबारा रिक्रिएट करेंगे। बहरहाल नून लीग कहती है कि जनाब मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी हुकूमत गिरा दी गई और इमरान खान साहब को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। हालांकि नून लीग ने अपने 5 साल पूरे किए। पीटीआई भी कुछ ऐसा ही कहती है कि जनाब मुल्क 6% से तरक्की कर रहा था और पीडीएम हम पर मुसल्लत कर दी गई। पीडीएम कहती है कि मुल्क की तबाही जो है वो कंफर्म थी। पीटीआई की पॉलिसीज़ की वजह से हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी ताकि मुल्क को बचाया जा सके। ख़वातीन हज़रात, पिछले 15 सालों में 3 कौमी असम्बलियों ने अपना टर्न्योर मुकम्मल किया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो मुकम्मल 5 साल मिले हैं, मगर पीटीआई को 3.5 साल मिले और फिर 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट थी। जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और एंड देन सो ऑन। लेकिन अगर आप जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक नंबर्स को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और फिर पीडीएम के साथ अगर कंपेयर करें तो आपको बहुत क्लैरिटी से अंदाज़ा होगा कि किस तरह मुल्क को रिवर्स गियर लगा दिया गया और हर शोबे में रिवर्स गियर लगा दिया गया। बहरहाल अगर किसी अक्लमंद को अभी भी इन सियासतदानों से कुछ अच्छे की उम्मीद है तो मैं तो उसे शाबाश ही दूंगा। अगर आप पिछले 20 सालों की नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज की लिस्ट निकालें कैंडिडेट्स की या मेंबर्स की, तो आप देखेंगे कि 99% वही लोग हैं, वही सियासतदान हैं, वही चेहरे हैं, मगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडों के नीचे वन वे और दी अदर उन्हीं 99% लोगों ने आपके ऊपर हुक्मरानी की। मुझे तो इन आजमाए हुए खोटे सिक्कों से कोई उम्मीद नहीं है। नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं और हुकूमत करते हैं तो वो कौन सा जिन है जो उन्होंने बोतल में छुपा कर रखा हुआ है। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की थी कि क्योंकि हम मिनहासुल कौम फ्राडिये हैं, चोर हैं, दिहाड़ीदार हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारे अंदर इज्तिमाई सोच या कौमी सोच मौजूद नहीं है। हमें एक ईमानदार, दयानतदार और मेरिट पर यकीन रखने वाला सियासतदान काबिल कबूल नहीं है। मेरा अगर एमएनए जो साहिवाल का है, अगर वो मेरे नालायक बच्चे को मेरिट की धज्जियां उड़ाकर मेरे बच्चे से ज़्यादा लाइक और अहल उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर नौकरी नहीं दिलवा सकता तो वो एमएनए मुझे काबिल कबूल नहीं है। इस माइंडसेट के साथ अगर जब कोई कौम चलती है और लंबे अरसे तक चलती है तो उसके कुछ इमीडिएट इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ आपको लॉन्गर रन में इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। मैं उन दोनों को बारी बारी आपके सामने पेश करूँगा। इमीडिएट इफ़ेक्ट्स में नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है जो कि पीछे रह जाते हैं और वो जराइम और गलत तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। मुल्क में जराइम और गलत सरगर्मियां अपने अरूज पर चली जाती हैं या ऑन द राइज होती हैं। तकरीबन पिछले 40 सालों में यही हुआ है। अब आपको कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स बताऊंगा जो लॉन्गर रन में कौमों को फेस करने पड़ते हैं। जब आप सिफारशी, नालायक
और चोर रास्ते से नौकरी हासिल करने वाले इंडिविजुअल से अपने तमाम सरकारी अदारों को भर लेंगे, तो फिर जब ये नालायक ऑफिसर आहिस्ता आहिस्ता सीनियर होता जाएगा और उसके नीचे उसी तरह के नालायक लोग आते रहेंगे, तो उस अदारे या इंस्टीट्यूशन की प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी या इवन नेगेटिव हो जाएगी। आप कोई भी सरकारी अदारा उठाकर देख लें, लेट्स से पीआईए पे बात कर लेते हैं, वापडा पे बात कर लेते हैं। ये कैसे हो सकता है कि वापडा के लोगों की मर्जी के बगैर कोई बिजली चोरी कर ले? जनरल मुशर्रफ दौर में हमारी यूनिट खारियां में थी और हमारी यूनिट में से एक कंपनी जो है उसकी सरगोदा में ये वापडा की ड्यूटी लगी। जब ये फौज वापडा में गई और उन्होंने काम शुरू किया, तो हमारे एक यूनिट ऑफिसर कंपनी कमांडर साहब वो गए और आकर उन्होंने एक मुझे स्टोरी सुनाई। वो कहते हैं कि यार शुरू में तो मैं सारी रात हम पेट्रोलिंग करते थे, लोगों की चेक करते थे। फिर मुझे एक आइडिया आया, ये आया कि मैं रमज़ान का महीना था, मैं सारे लाइनमैन इकट्ठे कर लेता था। मैं उन्हें कहता था भाईजान सुबह सहरी तक मेरे साथ सारी रात गलियों में और मोहल्लों में जलील होना है, या मुझे आज रात 15 कनेक्शन जो हैं इल्लीगल चाहिए। सो लाइनमैनों को अंदाज़ा हुआ कि यार ये सारी रात ख्वार होने से बेहतर है, क्योंकि कामचोर है ना, बेसिकली काम नहीं करना चाहते। वो क्या कहना चाहिए, वो उन्हें नींद पसंद है। तो वो उनका जनाब बिल्कुल 1 घंटे में 15 से 16 उन्होंने एग्जैक्टली सीधे उस घर में जाते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही उसकी बिजली गलत तरीके से लगाई होती है। तो उन्हें पता है कि हमारे शहर में या हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में किस ने गलत कनेक्शन लगाए हैं। वहां से उन्होंने जाके अपनी मंथली भी तो वसूल करनी होती है ना। तो बहरहाल वो मेजर साहब की ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। तो वो रोज़ाना की बेसिस पर वो उन्होंने इस तरह बिजली के कनेक्शन जो चोरी के थे उनको काटना शुरू कर दिया, उन ऊपर जुर्माने करने शुरू कर दिए, FIR दर्ज कराना शुरू कर दी। बहरहाल PIA को देख लें। अगर हम PIA की बात करते हैं तो PIA का अपना सारा का सारा स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है अब PIA की तबाही का। आप यकीन करें, यही PIA अगर आप मुझे दे दें या किसी प्राइवेट फर्म को दे दें और उसने उसी PIA में से उसने प्रॉफिट गेन करना हो, तो जनाब पहले दिन ही 99% स्टाफ को निकाल देगा और वो उन लोगों को रखेगा, या यही लोग ठीक काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उन्हें पता होगा हमारा सर्वाइवल या नौकरी सिर्फ उस वक्त तक है कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। मैं हडसन न्यूज़ में काम करता था, तो हमें पहली चीज़ ये बताई जाती थी कि ये जो कस्टमर है, ही इज़ पेइंग फॉर योर पे चेक। सो उसके साथ आपने नाइस होना है, उसकी हेल्प करनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदे और वो खुश होकर जाए ताकि वो वापस आए। बहरहाल ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही इंश्योर कर सकती है। सरकारी बंदा तो कहता है हाँ जी जनाब कोई गल नहीं, जो मर्जी ले जाओ, जिन्ना मर्जी ले जाओ सामान, मैनू 200 दे दो, ते सामान के वजन का और नंबर्स ऑफ बैग्स का कोई इशू नहीं है। ख़वातीनो हज़रात, फिर ये होता ये है कि ये अदारे मुल्क पर बोझ बन जाते हैं और उस बोझ को अवाम को उठाना पड़ता है। हर अदारे में, हर सरकारी अदारे में एक इनबिल्ड एहतसाब का मैकेनिज्म मौजूद होता है, मगर इस मैकेनिज्म को जब चलाने वाले भी करप्ट होंगे तो उसकी भी उस अदारे की तरह आउटकम सिफर होगी। पाकिस्तान में ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी एक वाहद फाल अदारा है? उसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहली मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट, दूसरी फौज का इनबिल्ड मैकेनिज्म अकाउंटेबिलिटी का, और तीसरा है डिसिप्लिन। फौज में नालायक, कामचोर और फ्रॉडिये की कोई जगह नहीं है। पहले तो पाकिस्तान आर्मी का सिलेक्शन सिस्टम ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग, यानी कि वो जो नालायक लोग होते हैं या जो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते वो पहले झड़ जाते हैं उनके सिलेक्शन सिस्टम में। उसके बाद PMA की जो ट्रेनिंग है वो 4 टर्म्स में, उन 2 सालों में वो लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद ही क्योंकि वो सिस्टम में एडजस्ट हो ही नहीं सकते। बहरहाल जब फिर वो ऑफिसर बनकर किसी यूनिट में चले जाते हैं तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर भी एक कमांडिंग ऑफिसर और फिर उसका कंपनी कमांडर और एक चेन ऑफ कमांड होती है जो उस पर नज़र रखती है, उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग करती है।
फिर उसके साथ अपनी बढ़ती हुई सर्विस के साथ आपको मुख्तलिफ कोर्सेज करने पड़ते हैं और उनमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, वहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उन कोर्सेज के रिजल्ट आपकी प्रमोशन पर इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डाल सकते हैं। उसके बाद आपको प्रमोशन एग्जाम्स उसके अलावा पास करने पड़ते हैं जैसे जैसे आप अपने रैंक में बढ़ते चले जाते हैं। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा जो एक चेक है वो है ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, या आजकल उसे OER कहा जाता है। फौज का सिस्टम एक फनल की तरह है और उसके अंदर मुख्तलिफ छाननियाँ लगी हुई हैं, या उन्हें कह लें कि फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो उस फनल में से वही गुजरेगा जो जितना प्योर होगा, जितना मेहनती होगा, जितना साफ होगा, जितना डिसिप्लिन होगा, जितना बाय द लॉ काम करने वाला होगा। वरना वो कहीं ना कहीं आकर किसी ना किसी फिल्टर पे, किसी ना किसी स्टेज पर, किसी ना किसी रैंक पर रुक जाएगा। जबकि सिविल अदारों में जो जितना बड़ा राशि होगा, जितना बड़ा सिफारशी होगा और जिसके पीछे जितने ज़्यादा सियासतदानों का हाथ होगा, वो उतना ही ऊपर जाएगा। हमारे इंटर्म प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों BBC को एक इंटरव्यू दिया हार्ड टॉक में। उनसे सवाल तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया गया था, लेकिन उन्होंने उसका जवाब जो दिया वो मेरे इस आज के सब्जेक्ट पर बिल्कुल पूरा उतरता है। आइए आपको सुनाता हूँ। Let me respond to this in a way that first of all, Pakistan's military and its role in politics, always the so-called civil-military relationship is discussed at length in different levels. I have a view that what are the reasons for this imbalance in the civil-military relationship. And due to that analysis, due to that position, which I've always taken publicly, people do view me as someone who's quite close to the military establishment. What happens as a result of that label, that you lose the merit of that argument in which we analyze what is wrong with our governance structure. And in my opinion, the issue is that the civil institutions, when they are assigned to deliver on the account of the governance, they fail and they have deteriorated their capacity in last 4 or 5 decades. And by design or default, on the other hand, the military as an organization has gained strength. So whenever a challenge occurs on the account of the governance, the government has to rely on that military. So you're basically ख़वातीनो हज़रात, हम ये सिस्टम अपने बाकी अदारों में इंश्योर नहीं कर सकते। क्या वजह है कि फौज की कंटोनमेंट की सड़कें और गलियां साफ होती हैं, जगह जगह कूड़ा करकट और कचरा और गंद नहीं होता। हम फौजी अफसरान भी तो इसी माशरे से आए होते हैं। 18 से 20 साल हमने एक सिविल माहौल में ज़िंदगी गुजारी हुई होती है। तो क्या यही सिस्टम हम बाकी अदारों में इंश्योर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच को दुरुस्त करना होगा। जो सेल्फ सेंटर अप्रोच है, एक सेल्फिश अप्रोच है, उसको एज अ नेशन, एज अ कॉम हमें उसको ख़त्म करना होगा। हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। उन चोरों, डाकू और दिहाड़ीदार सियासतदानों की अंधी तकलीद करनी बंद करनी पड़ेगी। हमें अपनी अपनी सियासी जमात की लीडरशिप को बताना पड़ेगा कि हम सिर्फ अच्छे लोगों को वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे, अपना वोट फाड़ देंगे। ताकत का सरचश्मा अवाम है, आप हैं। आप जब भी चाहें, जब चाहें, आप इस मुल्क की डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं। आपने अभी देखा कि लोगों ने घरों में, तहखानों में पैसे छुपाए हुए हैं, डॉलर्स छुपाए हुए हैं, और ये हम ही लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं, जिसका बोझ हमारे हमसाये को उठाना पड़ता है। हम ही लोग हैं जो PIA में अपना एक्स्ट्रा बैगेज सरकार को नहीं पैसे देते, लेकिन उस बंदे को पैसे दे देते हैं जो कि थोड़े से कम होते हैं, ताकि
ملک کو نقصان ہو لیکن مجھے تھوڑا سا وقتی طور پہ ذاتی فائدہ ہو جائے. میں امید کرتا ہوں میری کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. میں کیونکہ جکوزی میں ہوں پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں اور میرا خیال ہے مجھے اس کے اندر ایک بڑی ڈپ لینی پڑے گی. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.